नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी ठीक से चल रही होगी। लेक्चर नंबर 20 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का हम लोगों का आज है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर एक वीडियो में बहुत कम रूल्स पढ़ाते हैं। मैंने उन्हें भी बताया, आप लोग के साथ भी शेयर करता हूं कि आप हमेशा याद रखिए हमारी वीडियोज 30 मिनट्स के 25 मिनट्स के आसपास के होते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हमें जल्दीबाजी में नहीं रहनी है। एक वीडियो में 2 रूल्स हो, 3 रूल्स हो, 4 रूल्स हो, जो आधे घंटे में आ जाए। ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास में जितने भी रूल्स आ जाते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उनको कवर किया जाता है। उनके हिसाब से हर रूल के आधार पे हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी हो वो क्लियर हो, इतना अच्छा से हो जाए। मेरा ऐसा एफर्ट रहता है इतना अच्छा से हो जाए कि बाद में फिर से किसी तरह का क्लेश, मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचे कि इसमें यहाँ क्या होगा वहाँ क्या। जल्दीबाजी की तो कोई बात है ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमने ये शुरू ही किया है, उन लोगों के लिए खास करके है, तो हमारे सारे दोस्तों के लिए, लेकिन उनके लिए खास करके जिन्हें लगता है कि नहीं, सबका हम बेसिक्स जानते हुए आगे जाने कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्यों ऐसा होता है, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन वर्ब है, क्यों सिंटेक्स में हम जब पढ़ते हैं तो हमें एरर पता नहीं चलता है। किन्हीं को लगता है कि नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो नाउन का तो सॉल्यूशन बन जाता है, फिर प्रोनाउन पढ़ते हैं प्रोनाउन का बन जाता है, लेकिन जब मिक्स वाला आता है तो नहीं बनता है। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे बोर्ड पे, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, इसलिए मैं कभी क्वेश्चंस बनाता हूँ जब किसी रूल के हिसाब से, तो आपको बताता भी हूँ कि देखिए कहाँ पे किस तरह से एरर देता है। तो जल्दीबाजी की कोई बात ही नहीं है, एकदम आराम आराम से। और आधे घंटे का वीडियो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम टेकिंग है नहीं, तो देखना भी आसान होता है। तो दोनों बात को ध्यान में रखते हुए ये की जा रही है। अगर आपको लगता है एक दिन में 8 रूल्स पढ़ने हैं, 10 रूल्स पढ़ने हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड मोड थोड़ा कर सकते हैं। आप पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो एक दिन में 2-3 वीडियोस देख जाइए, वो तो कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना। खैर, हम लोग आज अपना लेक्चर नंबर 20 शुरू करते हैं और नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ये रूल कहता है कि कोई भी आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखे, जैसे यहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और एग्जाम्पल पे ध्यान रखिए। उसके बाद ये जो बातें लिखी हुई है मैं यही बोल रहा हूँ और इसी को यहाँ पे समझाऊंगा। फिर आपके पास सामने स्क्रीन पे सारा कुछ है, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे द लास्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे वाज है इस एग्जांपल में, तो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी। कहीं कहीं पे मैंने हिंदी में अतिरिक्त जानकारी लिखा है, अतिरिक्त जानकारी के बदले कहीं कहीं पे आपको कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग है उसके बारे में और थोड़ा ज्यादा अच्छा से, ज्यादा बढ़िया से कोई भी बात बताना। कहते हैं ना, एक होता है कमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कमेंट क्या होता है? कटाक्ष होता है, और कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में अच्छा कहा जाता है, बड़ाई हो रही होती है उसकी। तो वो जो कहीं भी आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो ये रूल को लिखेगा कि सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी लिखा रहे, तो हम वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। मैंने उसी को आसान हिंदी में लिख दिया है कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो जिसमें क्या हो, पहले सब्जेक्ट लिख दे, उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखना रहे, और वर्ब के बाद उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त कुछ और जानकारी लिखा रहे। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो वर्ब यूज कर रहे होंगे वो कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं होके सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट रिपोर्ट, और यहाँ हमने वाज यूज किया है, तो क्या लिखा हुआ है? अबाउट द माइग्रेंट्स एंड देयर फैमिलीज, है ना। सारे के सारे समझाने के लिए उदाहरण को लिखा गया है, बस मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। इस पे क्वेश्चंस भी हम अलग से और भी बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसी में इसको एक्सप्लेन करने के बाद। तो कहता है द लास्ट रिपोर्ट वाज अबाउट द माइग्रेंट्स एंड देयर फैमिलीज।
अब यहाँ पे हमें लगेगा कि ये जो लास्ट रिपोर्ट था किसके बारे में था, माइग्रेंट्स और उनकी फैमिलीज के बारे में। माइग्रेंट्स माने जो प्रवासी थे उनके और उनके परिवार के बारे में। तो जो परिवार और माने फैमिलीज और माइग्रेंट्स लिखा हुआ है, ये सामने ये जो जानकारी दी गई है वो किसके बारे में दी गई है कि माइग्रेंट्स और उनके फैमिलीज के बारे में रिपोर्ट था, इसके साथ एडिशनल जानकारी लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द लास्ट रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे इसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, न कि हम माइग्रेंट्स और देयर फैमिलीज के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे वाज जो है वो सही है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं होगा। जो अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी उसके हिसाब से नहीं होगा। तो इसमें डी में टिक लगेगा, नो एरर हो जाएगा। फिर दूसरा है द ओनली क्रॉप ऑफ दिस सीजन इज पोटैटोज एंड नॉट मैंगोज। अब दूसरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इज, है ना। तो अगर हम लोग देखें एक नजर में तो हमें लगेगा क्या कि यहाँ इज लिखा हुआ है, इज के बाद पोटैटोज एंड नॉट मैंगोज लिखा हुआ है। तो पोटैटोज को इज के साथ कैसे लिखा, यहाँ तो आर होना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो पोटैटोज के पहले इज लिखा हुआ ये वर्ब वो किसके हिसाब से है, द ओनली क्रॉप ऑफ दिस सीजन। क्या है, द ओनली क्रॉप, एकमात्र फसल। कहता है कि इस सीजन, किसी एक सीजन कहीं भी जाओ वहां खेती अगर हो रही है तो वहां के लोग आपको बता रहे हैं कि भाई साहब इस सीजन का एकमात्र फसल जो हमारे यहाँ है वो आलू है। मतलब इस सीजन में हमारे यहाँ सिर्फ आलू उगते हैं, न कि आम उगते हैं। हम लोग इस सीजन में सिर्फ आलू उगाते हैं। इस सीजन का हमारा एकमात्र फसल आलू होता है, आम नहीं होता है। तो वही कह रहा है, द ओनली क्रॉप ऑफ दिस सीजन इज पोटैटोज एंड नॉट मैंगोज। इस सीजन के एकमात्र फसल हमारे यहाँ आलू होते हैं, आम नहीं। तो ये जो पोटैटोज और मैंगोज लिखे हुए हैं वो क्या है, क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में अतिरिक्त जानकारी लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द ओनली क्रॉप। ये जो क्रॉप के बारे में आगे जानकारी है हम उसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं लगाएंगे। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, द ओनली क्रॉप। तो जब द ओनली क्रॉप बनेगा सब्जेक्ट तो क्रॉप सिंगुलर नाउन हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा इसके हिसाब से। इसलिए हम पोटैटोज और मैंगोज को देख के वहां पे आर नहीं लगाएंगे, बल्कि द ओनली क्रॉप को देख के इज लगाएंगे। इज लगा हुआ है, ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगर इस इज के जगह पे आर दे दिया तो समझे यही एरर हो जाता। इस इज के जगह पे अगर हम आर लिखते तो ये एरर होता, इसको काट के हमें इज लिखना पड़ता, तब सी में टिक लगाते। यहाँ पे आर नहीं होगा, इज ही होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है पोटैटोज वर द लास्ट क्रॉप ऑफ द सीजन बिफोर द फ्लड्स। किसी भी जगह के बारे में बता रहा है कि हमारे इधर उस सीजन में बाढ़ आने से पहले, उधर मान लीजिए कभी एक बारी बाढ़ आया होगा, चाहे हमेशा बाढ़ आता होगा, है ना, फ्लड प्रोन जोन होता होगा, मतलब वहां हमेशा बाढ़ आती होगी। तो कह रहा है कि बाढ़ आने से पहले उस सीजन का जो लास्ट क्रॉप था, अंतिम फसल था, वो क्या था, पोटैटोज। अब यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि वर के बाद क्या लिखा है, द लास्ट क्रॉप। तो वाज द लास्ट क्रॉप होना चाहिए कि वर द लास्ट क्रॉप। तो सोचने में लगता है क्या वाज द लास्ट क्रॉप ना ज्यादा सही होगा, लेकिन नहीं, ये लास्ट क्रॉप मेरा सब्जेक्ट है नहीं। ये पोटैटोज के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी हुई है कि आलू थे, क्या थे, आलू हमारा अंतिम फसल था। तो आलू के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है कि आलू क्या था, अंतिम फसल था, आखिरी फसल था। आलू के बाद बाढ़ आ गया सीधे, मतलब आलू उपजाया हम लोगों ने, फिर बाढ़ आ गया तो हम लोग और कुछ नहीं उपजा सके। तो यहाँ पोटैटोज ही सब्जेक्ट बनेगा, और पोटैटोज चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी सही लिखा हुआ है, वर्ब। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं है। अभी हम इस पे सवाल भी बनाएंगे जिसमें एरर रहेगा। अभी आपको सारा का सारा एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा पोटैटोज, तो यहाँ वर्ब सही है, लेकिन यहाँ पे द लास्ट क्रॉप, दोनों में देखिएगा समानता निकालिए, ये दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल में।
अगर हमने द ओनली क्रॉप लिखा तो यहाँ पे इज यूज किया, बाद में पोटैटोज मैंगोज है उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे हमने पोटैटोज को यूज कर लिया तो वर लिखा, बाद में लास्ट क्रॉप है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब बाद में क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट में अतिरिक्त जानकारी एडिशनल क्या लिखा हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। इसमें सब्जेक्ट है द ओनली क्रॉप, तो यहाँ पे हमने लगाया इज, यहाँ पे सब्जेक्ट है पोटैटोज तो हमने लगाया वर। ठीक है। और फिर अगला फोर्थ एग्जांपल है, ये क्या कहता है द स्टार्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नोइंग डायरेक्शन। जानकारी जानने का, जानकारी पता करने का सिर्फ एकमात्र स्रोत होते हैं कौन, तारे। कहाँ पे, इन दिस जंगल, किसी एक जंगल की बात कर रहा है भाई साहब। यहाँ पे कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा यंत्र नहीं है। इस जंगल में हम लोग दिशा की जानकारी कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है स्टार्स को देख के लिया जाता है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे, ज्योग्राफी वगैरह भी अगर आपने कम से कम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तारों को देख के दिशा का ज्ञान लिया जा सकता है, डायरेक्शंस का पता चलता है। तो ये कहता है किसी एक जंगल के बारे में कि इस जंगल में भाई साहब दिशा की जानकारी, डायरेक्शन की जानकारी, माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, इस बात की जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन है, स्टार्स। तो यहाँ पे स्टार्स के हिसाब से आर लगा हुआ है, बाद में एकमात्र स्रोत द ओनली सोर्स लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट बनेगा द स्टार्स, तो द स्टार्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा आर। ये अतिरिक्त जानकारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी को अगर उल्टा लिख दें, द ओनली सोर्स ऑफ नोइंग डायरेक्शन इन दिस जंगल, तब होगा इज द स्टार्स। ध्यान रखिए सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं, द ओनली सोर्स ऑफ नोइंग डायरेक्शन इन दिस जंगल, तब होगा इज द स्टार्स। बाद में इज के बाद होगा द स्टार्स। क्यों, क्योंकि द ओनली सोर्स तब बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। इसलिए रूल क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट लिखा रहे तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर सब्जेक्ट के लिए अतिरिक्त कोई जानकारी कॉम्प्लीमेंट के रूप में और कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट को देख के वर्ब तय नहीं करेंगे, हम वर्ब किसको देख के तय करेंगे, सब्जेक्ट को देख के। क्लियर है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स को आप फिर से अच्छे से देख सकते हैं, सिमिलरिटीज निकालिए कि किसको कैसे लिखा गया, किसको इसको शुरू में लिखे तो वहां पे इज लगा, उधर उल्टा ले आए तो आर लगा, इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो पूरे के पूरे कॉमन क्लास ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं प्लूरल नाउन बन के। कब, जब उनके आगे आर्टिकल द लगा देते हैं। जैसे अगर पुअर की बात करें, आप जान लीजिए एक बात, गरीब और अमीर हम जो लोग बोलते हैं, आपको लगता हो पुअर गरीब होते हैं या अमीर, सॉरी पुअर गरीब और रिच माने अमीर जो होता है ये लोग हैं तो नाउन होंगे। नहीं, आप ध्यान रखिएगा, POOR पुअर जो होता है, पुअर माने गरीब जो हम लोग जानते हैं, वो एडजेक्टिव है, उसका नाउन होता है पॉवर्टी, गरीबी। RICH रिच एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है रिचनेस, अमीरी। ब्लाइंड माने अंधा, ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है ब्लाइंडनेस, अंधापन। ठीक है ना। तो शब्दों को भी जानिए। कहता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कुछ जिनके आगे अगर आप आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो फिर उस नेचर के, उस कैरेक्टर के, उस तरीके के पूरे क्लास ऑफ नाउन को ये रिप्रेजेंट करने लगता है। जैसे द पुअर, पुअर हो गया एडजेक्टिव, आगे द लगा दिए तो द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोग, मतलब वो सारा पूरा का पूरा क्लास, पूरा का पूरा कैटेगरी, पूरा का पूरा सेक्शन जिसको हम लोग गरीब मानते हैं। द रिच मतलब अमीर लोग, या सारे अमीर लोग भी कह सकते हैं। सारे हमने ब्रैकेट में इसलिए रखे कि गरीब लोग मतलब सारे गरीब लोग ही होते हैं, या आप पूरा क्लियरली कह दीजिए सारे गरीब लोग, दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इलिटरेट माने क्या होता है, अनपढ़, लेकिन द इलिटरेट माने सारे अनपढ़ लोग। ब्लाइंड माने अंधा, लेकिन द ब्लाइंड माने सारे अंधे लोग। तो ये रूल है, ये कहता है एडजेक्टिव के आगे खाली आर्टिकल द लगा देने से ये प्लूरल फॉर्म में नाउन में बदल जाता है।
अब चूंकि द लगाने से ही प्लूरल में बदल जाता है, इसलिए ध्यान रखना होगा कि हम द पुअर्स नहीं लिखेंगे, द रिचेज नहीं लिखेंगे, द ब्लाइंड्स नहीं लिखेंगे। मतलब अलग से हम इसको एस या एस लगा करके जो नाउन को प्लूरल बनाने का रूल होता है वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हम अलग से एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर्टिकल द लगने से ही प्लूरल हो जाता है। और चूंकि ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल नाउन का रूप ले लेता है खाली आर्टिकल द लगा देने के कारण, तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। क्लियर? तो क्या है रूल कि जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे अगर आप आर्टिकल द लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में नाउन में बदल जाता है, माने वो नाउन में बदल जाता है। और कैसा नाउन होता है? वो नेचर से प्लूरल हो जाता है। तो द लगाने से, खाली आर्टिकल द लगा देने से वो प्लूरल हो जा रहा है। तो दो बात का ध्यान रखना होगा कि वर्ब जो लगाएंगे वो भी प्लूरल होगा, और चूंकि द लगने से ही प्लूरल हो रहा है तो अलग से हम प्लूरल बनाने का कोई विधि उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, अलग से एस या एस नहीं लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, और फिर इन दोनों रूल्स के हिसाब से 5, 7, 8 क्वेश्चंस बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, अब इन एग्जाम्पल्स को आप देखिए कि रूल्स क्या बताया गया था। रूल क्या था कि अगर कोई एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पे रिच है, तो इसके आगे अगर आर्टिकल द का यूज किया जाए तो क्या होता है? ये द रिच का मतलब हो जाता है सारे अमीर लोग या अमीर लोग। रिच माने होता है अमीर, जो कि एडजेक्टिव है, और द रिच मतलब हो जाता है सारे अमीर लोग। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सारे गरीब लोग। पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। तब रूल क्या था कि अगर एडजेक्टिव के पहले आप द लगा देते हैं तो ये कॉमन नाउन में, प्लूरल फॉर्मेट का कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। द रिच मतलब सारे अमीर लोग। तो जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, हमें कभी भी इसमें एस या एस नहीं लगाना है, द रिचेज नहीं लिखना है। तो गलती क्या होगी? द रिच के साथ लिखना चाहिए था हैव प्लूरल में, तो लिख दिया था हैज। तो सेक्शन ए में ही गलती हो गई। फिर दूसरा है, कहता है एज पर द गवर्नमेंट्स रूल्स द ब्लाइंड्स गेट्स फ्री राशन। मतलब सरकार के नियमों के अनुसार अंधे लोगों को फ्री में राशन मिलता, मतलब चावल, दाल, आटा जितना भी होता है सब फ्री में मिलता है। सरकार के नियमों के अनुसार अंधे लोगों को फ्री में राशन मिलता है। अब अंधे लोगों के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, द और ब्लाइंड्स लिख दिया है। अब आप देखिएगा कि जो बार लगाया गया है, डंडा लगाया गया है, वो द के ठीक बाद लगाया गया है। यहाँ पे दो एरर्स हैं, एक तो ब्लाइंड्स लिख दिया है, दूसरा गेट्स लिख दिया है। गेट्स क्या है? V5 हो जाएगा। तो V5 होता है हमेशा सिंगुलर, V1 होता है प्लूरल। इसको V1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कोई भी वर्ब में S या ES लगा हुआ है तो वो है V5 सिंगुलर, उसका S या ES मिटा देंगे तो वो हो जाएगा V1 प्लूरल। तो द लगा हुआ है ब्लाइंड के पहले, तो ध्यान रखेंगे उस केस में यहाँ ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड्स नहीं होगा, तो इसका वाला एस हटाना पड़ेगा। प्लस में यहाँ V1 होगा तो गेट्स नहीं होगा, उसका वाला भी एस हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ब्लाइंड, और यहाँ गेट्स के जगह पे लिखना होगा गेट। अब चूंकि ये दोनों है गलत लेकिन दोनों सेम सेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? सी में टिक लगाएंगे। क्लियर? हाँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जो डंडी लगाई है वो ब्लाइंड्स के बाद डंडी लगता, इधर ब्लाइंड्स रहता और उधर गेट्स रहता, ऐसा नहीं होगा। तब दो सेक्शन में अलग अलग एरर्स हो जाते, तब गलती किसी एक ही में देता, तो तब या द ब्लाइंड्स लिखता और नहीं तो गेट्स लिखता, दो में कोई एक लिखता। ठीक है। फिर तीसरे पे आता है, कहता है द इलिटरेट्स। अब इसमें गलती यहीं पे है, इलिटरेट के आगे द लगा। इलिटरेट माने होता है अशिक्षित, अनपढ़। तो इलिटरेट के आगे जब द लगा दिया तो हो गया सारे अनपढ़ लोग, सारे अशिक्षित लोग। अब ये जो एस लग गया है ये गलती हो गई इसमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनता है, ये तो द लगने से ही प्लूरल बन जाता है। और आगे हम देखते हैं क्या, तो यहाँ पे डू लगा हुआ है V1, तो प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल है द लगने के कारण, तो वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए ये आगे तो ठीक है। ए में ही गलती है, यहाँ पे एस को नहीं रहना चाहिए था। क्लियर?
क्या कहता है, द इलिटरेट नेवर डू एनी हार्म टू द मदर नेचर, मतलब जो अशिक्षित लोग हैं, ये बात आप भी गौर कीजिएगा, दुनिया में जितना डिस्ट्रक्शन, जितना तबाही आया है वो सब पढ़ा लिखा आदमी लाया है, इस बात पे गौर कीजिएगा। पढ़ा लिखा आदमी आइडिया निकाला कि कैसे पेड़ को काट के उससे क्या क्या सामान बना ले, कैसे धरती को उखाड़ के कबाड़ के उसमें से एल्युमिनियम और लोहा निकालने, और कहता है क्या कि विकास हो रहा है। विकास यही हो रहा है कि बड़े बड़े शहर बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, मार्बल लगाए, और उसके बाद वहाँ पे बम चल गया, गोली चल गया, पूरा शहर, पूरा मार्बल, पूरा मकान तबाह हो गया, आदमी का जीवन तबाह हो गया, इसको विकास कहते हैं। खैर, अपना अपना पैरामीटर है, एक के चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का जरूर कि जो अनपढ़ रहेगा वो किसी घायल आदमी को पानी पिलाएगा, पेड़ को एक जगह देखेगा टूटा हुआ तो उसमें रस्सी लगाएगा और उसको ठीक करने का कोशिश करेगा, पीपल का पेड़ में पानी देगा, अपने गांव घर में 2-4 पेड़ लगाएगा कि मेरे बेटे पोते आम खाएंगे, अमरूद खाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा, आम का लकड़ी दो, इससे बढ़िया पलंग बनता है, काट दो पेड़ को। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, वही लिखा हुआ है, द इलिटरेट नेवर डू एनी हार्म टू द मदर नेचर, अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग कभी भी प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, कोई उसमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द पुअर ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द रिच फॉर देयर नीड्स। द पुअर लगा हुआ है, मतलब सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। तो सारे गरीब लोगों के बारे में क्या कह रहा है, द पुअर ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द रिच। द पुअर प्लूरल है, निर्भर करना, जो वर्ब लिखा हुआ उसमें एस लगाया, V5 लगा दिया है। द पुअर सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो डिपेंड्स वाला एस कट जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सही में, सही अगर लिखना था तो डिपेंड लिखता, किस पे, द रिच फॉर देयर नीड्स, मतलब ये जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, या किसी भी देश के गरीब लोग होते होंगे, तो गरीब लोग हमारे देश के जो हैं वो अमीर लोगों पे अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहते हैं कि अमीर लोग फैक्ट्री लगाएगा, अमीर लोग बड़ा काम करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, तो मैं वहां जाऊंगा, कमाऊंगा, तो हमारा भी जीवन यापन होगा। तो जो हमारे देश का गरीब है वो हमारे देश के अमीरों पे अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंड्स लिखा हुआ है सिंगुलर, ये गलत हो गया, होना चाहिए था प्लूरल वर्ब डिपेंड। ठीक है, अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस पिछले स्लाइड में जो अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ हो प्लूरल फॉर्मेट में और उस सब्जेक्ट के बारे में आगे कुछ और कॉम्प्लीमेंट, कुछ अतिरिक्त जानकारी लिखी हुई हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, न कि यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। जस्ट जो अभी पीछे शुरुआत जिससे हुई थी हमारी क्लास ये वाली, उसके कुछ सवाल हैं। वो जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो तो सब नो एरर था, क्योंकि वो सब एग्जाम्पल का फॉर्मेट था। अब उसी पे आधारित 4 और सवाल लिखा गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है। कहता है द आर्चर्स वाज द ओनली होप फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल, माने 10 लोग, जैसे ओलंपिक्स होता है तो जाते हैं ना, ये रनर्स भी जाते हैं, स्प्रिंटर्स भी जाते हैं, हाई जंपर्स जाते हैं, लॉन्ग जंपर्स जाते हैं, रिले रेस वाले जाते हैं, आर्चर्स जाते हैं, शूटर्स जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो सब लोग या तो फेल हो रहे थे या तो सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे थे। तो इसी क्रम में कहता है कि अब गोल्ड मेडल जीतने का जो अंतिम एकमात्र आशा थे वो कौन थे, आर्चर्स, ये तीरंदाज है ना, जो बाण मारने वाले होते हैं। आर्चर मतलब होता है धनुषधर या तीरंदाज जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आर्चर्स को सब्जेक्ट बनाया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कैसा होना चाहिए था, प्लूरल। तो जो वाज लिखा है यहाँ पे होना चाहिए था वर्ब। हम ये नहीं दिखेंगे कि बाद में द ओनली होप लिखा हुआ है, एकमात्र उम्मीद लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ वाज नहीं लगा देंगे। हमें वर्ब किसके हिसाब से लगाना होगा, हमें वर्ब लगाना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, द आर्चर्स, द ओनली होप को नहीं लिखेंगे। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आइए, द लास्ट होप यहां लिखा हुआ है, या लास्ट को आप ओनली भी लिख के ट्राई कर लीजिए सीधा उल्टा करके। तो द लास्ट होप या द ओनली होप अगर आप कहिएगा फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल, तो वर ऑन द आर्चर्स लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे द आर्चर्स बना सब्जेक्ट, तो द ओनली होप को इग्नोर करके हमने वर लगाया। क्यों, क्योंकि द आर्चर्स प्लूरल है।
अब यहाँ पे द लास्ट होप चाहे द ओनली होप सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम इधर आर्चर्स को इग्नोर करके हम द ओनली होप के हिसाब से सब्जेक्ट लगाएंगे, और द ओनली होप सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। समझ में आई बात। सेम सेंटेंस को उल्टा कर दिया गया। यहां पे कह रहा है कि आर्चर्स हमारी आखिरी उम्मीद थे, तो आर्चर्स के साथ वर लगाया। इसको उल्टा करके लिखे हमारी आखिरी उम्मीद आर्चर्स थे, अर्थ सेम आ रहा है, समझिएगा। आर्चर्स हमारी आखिरी उम्मीद थे तो आर्चर्स वर लगा, और हमारी आखिरी उम्मीद आर्चर्स थे तो द लास्ट होप वाज लगा। तो यहाँ पे द लास्ट होप है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर द आर्चर्स नहीं होगा, आर्चर्स को देख के नहीं लगाना है, द लास्ट होप को देख के लगाना है। तो यहाँ पे वाज होगा, इसलिए किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। यहाँ पे किस में टिक लगेगा, वाज था वर बनाए, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगेगा। यहाँ तीसरा क्या है, माई ओनली प्रायोरिटी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेरी एकमात्र प्राथमिकता। माई ओनली प्रायोरिटी क्या है राइट नाउ, अभी आर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड नथिंग एल्स। कह रहा है मेरी एकमात्र प्राथमिकता अभी के लिए क्या है, आने वाले मेरे सारे एग्जाम्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बना है मेरी एकमात्र प्राथमिकता, तो आने वाले सारे एग्जाम्स जो लिखा, ये अतिरिक्त जानकारी है इसके बारे में कि आपकी एकमात्र प्राथमिकता क्या है भाई, आने वाले एग्जाम्स। तो इसके बारे में ये जो एडिशनल अतिरिक्त जानकारी है, जो कॉम्प्लीमेंट है, उसके हिसाब से हम वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब हम लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आर ओनली प्रायोरिटी, माई ओनली प्रायोरिटी। तो माई ओनली प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, आर गलत होगा। तो हम यहाँ पे बी में टिक लगाएंगे। और फिर देखिए इसी तरह के सेंटेंस को बस खाली उल्टा करके लिखा हुआ है, क्या, द पैसेंजर्स ऑफ दैट प्लेन इज आर ओनली प्रायोरिटी। फिर से आर ओनली प्रायोरिटी आया, हमारी एकमात्र प्राथमिकता, लेकिन कौन, द पैसेंजर्स ऑफ दैट प्लेन। यहाँ पे कौन था, एग्जाम्स, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना था, प्रायोरिटी। यहाँ पे कौन बना है, पैसेंजर्स। यहीं पे जो पैसेंजर्स लिखा हुआ है वहां पे ठीक इसी सेंटेंस को हम उल्टा करके लिख देते कि द अपकमिंग एग्जाम्स, तब होता आर माई ओनली प्रायोरिटी, लेकिन यहां माई ओनली प्रायोरिटी लिखे तब होगा इज द अपकमिंग एग्जाम्स। बाद वाले को देख के हम वर्ब नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट को, अतिरिक्त जानकारी को देख के हम वर्ब नहीं लगाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पैसेंजर्स, तो द पैसेंजर्स ऑफ दैट प्लेन, यहाँ पे जो इज लगा हुआ है, यहाँ इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आई ना बात। तो इस तरह से हम लोग इसमें लगाएंगे। आई होप ये वाला वीडियो, इसको अभी एंड करेंगे यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी नेक्स्ट रूल पे। तो अगर इस वीडियो में जितने भी रूल्स पढ़े हम लोगों ने, बेसिकली दो पढ़े हैं, कौन कौन से, एक पढ़ा है क्या कि अगर एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगा दे तो वो नेचुरली प्लूरल हो जाता है, एस यस मत लगाइए, और वर्ब भी प्लूरल लगाइए। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, उसके बारे में आगे कॉम्प्लीमेंट, अतिरिक्त जानकारी भी कुछ लिखी हुई हो, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएं, अतिरिक्त जानकारी को देख के ना फंसे, ठीक है। और फिर सारे क्वेश्चंस हमने बनाए। तो आई होप दोनों आपको दोनों रूल्स अच्छे से समझ में आया होगा, सारे एग्जाम्पल्स अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, वीडियोज़ के नीचे कमेंट करें, अच्छा या बुरा। बुरा होगा तो सीख लेंगे, अच्छा होगा तो खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।